नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों हम लोग यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज हम पर्यावरण का पेपर लेकर आए हैं। पर्यावरण यानी EVS का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हमने अन्य सब्जेक्ट के ढेर सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर आज का जो चैप्टर है वो है पर्यावरण EVS का। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर देखिए ताकि आपका अच्छे से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। यहाँ पर जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किस एक की वजह से होता है? यह मिट्टी में उगती है, कैरोटीन, यह सूर्य प्रकाश के संपर्क में नहीं आती, संपूर्ण पौधा नारंगी रंग का होता है। तो ध्यान रखो, गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। आपने कभी कभी देखा होगा कि गाजर पीली रंग की होती है। अब पीली रंग क्यों होता है? उसमें लूटीन नामक तत्व पाया जाता है। पीली गाजर अगर है तो उसमें लूटीन नामक तत्व पाया जाएगा। अब कभी कभी आपको लाल गाजर दिखेगी तो लाल गाजर में क्या होता है? लाइकोपीन नामक तत्व पाया जाता है। याद रहेगा, लाल अगर है तो लाइकोपीन, पीली अगर है तो लूटीन, और गाजर अगर नारंगी है तो वो कैरोटीन नामक तत्व के कारण होता है। तो ये आपको तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीटी कपास क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधीय पौधा। अब ध्यान से समझो, जो बीटी कपास है ये एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादन करने की क्षमता होती है, जिससे क्या होता है, जो हानिकारक कीट होते हैं वो उनसे स्वयं रक्षा कर लेता है। ये वाला पौधा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो हानिकारक कीटों से स्वयं रक्षा कर लेता है अपनी, तो वो है बीटी कपास का पौधा। और ये कैसा है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, H2H, HCl, N2। मुख्य कारक पूछा जा रहा है अम्लीय वर्षा का, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। ये क्या होता है? ये वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर उसको अम्लीय बना देता है। याद रहेगा, अम्लीय मतलब एसिडिक बना देता है। ये वर्षा की बूंदों के साथ मिल जाता है और वर्षा की पानी को अम्लीय बना देता है। अब अम्लीय वर्षा में जो जल का pH मान होता है वो हमेशा किससे कम होगा? 4.2 से कम होगा। ये याद रखना, ठीक है, ध्यान रहेगा। 4.2 से pH मान कम होगा अम्लीय वर्षा के पानी का। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ लो, सबसे ज़्यादा क्या होगा? सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होगा? वो आपका होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये याद रखना। इसको हम लोग इंग्लिश में कभी कभी ऐसे ना समझ में आए, इंग्लिश में भी इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। याद रहेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें क्या होता है? ये आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रोटोटॉक्सिनस, न्यूट्रोटॉक्सिसन, जूटाक्सन्स, कैरोटॉक्सिन्स। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? जूटॉक्सिन्स। ये आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा। ये सांप के जहर में पाया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, कौन सा बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी फैलती है ये आपको बताना है। तो एड्स नहीं फैलता, टाइफाइड फैलती है दूषित जल पीने से। एनीमिया ये नहीं, टिटनेस नहीं। देखो आपको मालूम है एड्स कैसे फैलता है? एनीमिया यानी खून की कमी, और टिटनेस मतलब अगर कोई लोहा वगैरह अगर लग जाता है तो उससे टिटनेस हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस
नहीं है, ये कह रहा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2, N2O, CO और CH4। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझ लो कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हमें क्या बताना है कौन सी नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे कि ये भी ग्रीन हाउस गैस है। और ओजोन, मीथेन, ये सब क्या हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस है। लेकिन ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो है आपकी CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री पौधा कौन से होते हैं, जिनके बीच में 2 पत्र होते हैं, या कह दो पत्र को हम लोग और अच्छी भाषा में कहते हैं 2 दल होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सरसों हो गए, चना, दालें, सोयाबीन। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है, तो यहाँ पर सरसों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पैलिसैड। तो पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पौधों में रसोई घर किसे कहते हैं। पौधों में रसोई घर किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। यानी पेड़ के लिए खाना कहाँ बनता है, खाना कहाँ बनता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है। धर्मशाला, पिथौरागढ़, लेह हवाई अड्डा, देहरादून। तो आप अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग सारे ऊंचाई वाले स्थानों के हवाई अड्डे हैं। अब लेकिन यहाँ पर सबसे ऊंची जगह पर कौन सा स्थित है, ये आपको बताना है। तो सबसे ऊंची जगह स्थित है लेह हवाई अड्डा। लेह हवाई अड्डा ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में है। और ये कितना ऊंचा है, ये 3250 मीटर ऊंचा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों की विस्तार है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी गैस है, एक तो आपकी नाइट्रोजन है और दूसरी है ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ये है लगभग 78% या 78 कुछ और हो सकता है। और ऑक्सीजन कितनी है, ये लगभग 21% है। कहीं कहीं आपको 20.99 या 20.90 दिख जाएगी। तो ये 21% के राउंड ऑफ समझ लेते हैं। तो किन 2 गैसों का विस्तार है, तो यही 2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य आपको बताना है, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। शैक्षणिक भ्रमण में क्या होता है, बच्चे स्वयं से देखते हैं, यानी उनको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ हम खुद करके देखते हैं, खुद करते हैं, उनका अनुभव लेते हैं, वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है, उनको हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे, ये आपको बताना है। उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। अगर शुष्क मिट्टी है, वो भी कैसे, कार्बनिक रूप से। अगर कार्बनिक रूप से शुष्क मिट्टी है तो मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ये इसको हम इस तरह पहचान सकते हैं, यही इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश या फिर जनजातीय। तो आप अच्छे से समझ लो, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो पूरी तरीके से शहरी थे। याद रखना, हड़प्पा जो है वो एक नगरीय सभ्यता है, और यहाँ का जो नगर होता है वो 2 भाग में डिवाइड होता है। पहले में क्या होते हैं, पहले में शासक वर्ग के लोग रहते हैं। ठीक है, शासक वर्ग के लोग कहाँ रहेंगे, ये लोग किले के अंदर रहते हैं। ठीक है, और किले के बाहर जो सामान्य क्षेत्र था वहाँ पर प्रजा रहती थी, जहाँ पर लोग सामान्य लोग रहते थे। अब ये समझो कि ये जो शासक वर्ग थे, इनके घर दुर्ग, किले जैसे बने होते थे, और प्रजा के घर कैसे होते थे, ईंटों से बने होते थे और सामान्य घर होते थे। यहाँ पर ये जो चूँकि शहरी क्षेत्र है, तो यहाँ पर जल का जो निकास है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता था। इस सभ्यता के केवल 6 शहरों को ही मुख्यतः मान्यता दी गई है।
तो जैसे हम उनके नाम भी बता देते हैं आपको, जैसे एक हड़प्पा हो गया, ठीक, एक हो गया मोहनजोदड़ो और धौलावीरा, अगला राखीगढ़ी और कालीबंगा और एक और था गढ़वारी कला या गढ़वारी वाला। ठीक है, तो ये आपके 6 राज्य, एक तरीके से 6 नगर कह सकते हैं, उस जमाने के शहरी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, ये आपको बताना है। बीज प्रकीर्णन द्वारा, परपरागण द्वारा, चुनकर चरना, रोग फैलाकर। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदल देते हैं, चुनकर चर लेते हैं। देखो, जब चरने वाले पशु एक जगह पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो जितनी वनस्पति होती है वो सारी वनस्पति नहीं खाते, वो क्या करते हैं, वो अपनी मनपसंद वनस्पतियों को खाते हैं। अब जिससे क्या होता है, वो जो उनकी मनपसंद वनस्पति है वो धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त होने लगती है और उन वनस्पतियों का स्थान दूसरी वनस्पतियां ले लेती हैं। इस तरह चरने वाले पशु वनस्पति को बदल देते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या है, कौन से स्वस्थ हस्तियों के लिए आवश्यक है, अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ, पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। आपको मालूम होगा जब किसी के बैक पेन में या कहीं जॉइंट में, इन सब जगह कोई अगर दिक्कत आना शुरू हो जाती है, दर्द होने लगता है, तब डॉक्टर आपको क्या करता है, सबसे पहले क्या करेगा, कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां देगा। तो कैल्शियम और विटामिन डी स्वस्थ हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब यहाँ पर विटामिन के की बात कर ले कि विटामिन के क्या करता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर हम बात करें विटामिन ई की, विटामिन ई क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपके लिए यहाँ क्वेश्चन ये है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस चीज़ में पाया जाता है, यानी हम किस चीज़ को खाएं तो विटामिन सी हमें बहुत अच्छे से मिलता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में या किस सब्जी में पाया जाता है, नीचे कमेंट में आप हमें बताएं। 137 नंबर देखते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, ये आपको बताना है। माउंट केटू और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी। अब यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है आपके सामने, धौलागिरी, कंचनजंगा, एवरेस्ट और केटू। तो यहाँ पर बताना है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, वो भी भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। ये कहाँ स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सिक्किम में स्थित है। ठीक, सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई। बात करें इसका जो विश्व में स्थान है, विश्व में सबसे ऊंचा स्थान है इसका तीसरे नंबर पे है ये विश्व में सबसे ऊंचा स्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। विज्ञान विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा शिक्षण विधि के सिद्धांत। खेल विधि किस पर आधारित है, शिक्षण विधि के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 139 है, उसको देख लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस वायुमंडल की सबसे निचली परत वो है क्षोभ मंडल। क्लियर है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये जो परत है इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वो विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर ऊंची है। क्लियर है, और अगर हम बात करें ध्रुव पर तो ध्रुव पर ये 8 किलोमीटर ऊंची है। ये याद रखना, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत वो क्षोभ मंडल है और क्षोभ मंडल की ऊंचाई या मोटाई कहें इसको हम, ये विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाला बीमारी कौन सी है। विटामिन सी, स्कर्वी, बेरी, रतौंधी या फिर थकान। तो विटामिन सी की कमी से, देखो अगर हम लोग याद करें इसको, वे सा रे वर, अगर हम ये याद कर लें तो हमें सारे विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम पता चल जाएगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। क्लियर हो गई बात। अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ये विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। ठीक है, तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, ये इस तरह आपको समझ में आ गया।
ठीक है। और ये जो थकान है ये विटामिन डी की कमी से ही होता है, और विटामिन के और विटामिन ई के बारे में अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। तो यहाँ पर विटामिन सी की बात कर रहा है, तो स्कर्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के उपचार किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राजनीति के निर्देशित सिद्धांत। तो अनुच्छेद 32 जो है वो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर, कान्हा, किसली। तो ये आप जान लो, ये जो एक सींग वाला गैंडा है ये असम के काजीरंगा में पाया जाता है। क्लियर हो गई बात? असम के काजीरंगा में पाया जाता है। ये जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और ये विश्व के लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडे इसी काजीरंगा में पाए जाते हैं। विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? आग्नेय चट्टान बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या फिर ग्रेफाइट। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब ज्वालामुखी के समय अंदर से लावा निकलता है और पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों जगह ठंडा होकर जम जाता है, इससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इनको कैसे, जैसे हम लोग इसको कहें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्मेटाइट, डायरोराइट, ये सब इसके क्या हैं? ये सब इसके उदाहरण हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? अब आपको मालूम है सिंधु सभ्यता में घर ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है। इस सभ्यता में क्या होता, हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था? पक्की ईंटों का निर्माण किया जाता था, क्योंकि क्या होता था मिस्र में उसी समय धूप में सुखाई गई ईंटों का। ये भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय, सिंधु सभ्यता के समय मिस्र में किन चीज़ों से बनी ईंटों का इस्तेमाल होता था? तो वो पक्की ईंटों से मकान बनाए जाते थे मिस्र में उस समय। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है, यह किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो ये आप समझ लो, छोटी आंत, रक्त प्लेटलेट, बड़ी आंत, हृदय। तो ये रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा ही स्रावित किया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अकेसिया अरेबिका ये किसका वैज्ञानिक नाम है? नीम, सागौन, बबूल, अनार। तो ये जो है अकेसिया अरेबिका ये बबूल का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। अगर कभी कोई पूछ दे सागौन का वैज्ञानिक नाम बताओ, तो सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? टेक्टोना ग्रैंडिस लिन। इसको मैं लिख देता हूँ, टेक्टोना ग्रैंडिस लिन। ठीक, ये इसका नाम है सागौन का। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ, चीड़ के वन, शुष्क पर्णपाती वन, सवाना प्रकार की लंबी घास। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। ये किस नदी पर लागू की गई ये बताना है। केन, सोन, चंबल या फिर बेतवा। तो बेतवा नदी पर राजघाट नदी परियोजना लागू की गई, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त रूप से लागू की गई थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आपको याद होना चाहिए कि असम की बहू है। ध्यान रखना, असम की बहू। तो असम की बहू यानी जो बिहू है वो असम राज्य में हो। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान में क्या होता है, तो राजस्थान में कौन सा नृत्य मशहूर है? घूमर। घूमर राजस्थान में मशहूर। तमिलनाडु में क्या मशहूर है? तमिलनाडु में इसका जो लोक नृत्य है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का तो आप सबको पता ही होगा, ये है कथक या कथक जो भी है। आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? अब ये आपको मालूम है कि प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले उत्पादक होते हैं, फिर शाकाहारी होते हैं, फिर उनके ऊपर मांसाहारी होते हैं, इस तरह करके उनको भी खाने वाले उसके ऊपर होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाएगा?
खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड, तो इसको कहेंगे खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला, जब ढेर सारी खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाती हैं तो उनसे बन जाता है खाद्य जाल। इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ पर 30 कंप्लीट हुए और आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं इन्हीं से रिलेटेड, तो उनका आंसर आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।